हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का ये रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं हमें मिलती हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए, किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पहला पॉइंट आप ज़रा ध्यान दें, फर्स्ट पॉइंट में तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। जैसे कोई समीकरण है तो समीकरण में आप क्या करते हैं, अब क्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होता है उसको उसके संकेत और सूत्र से लिखते हैं। तो संकेत और सूत्र की जानकारी हमें मिल जाती है रासायनिक समीकरण से। ठीक, और दूसरा पॉइंट आप ज़रा देखें, दूसरा पॉइंट ध्यान दें तो दूसरे पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यह बताता है कि अब क्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, मतलब सम्मिलित हो रहे हैं, और अब क्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और अब क्रिया में ये भी, अब क्रिया में कौन कौन से पदार्थ अभिकारक की ओर हैं और नए पदार्थ जो उत्पाद के रूप में, जिसे आप प्रतिफल कहते हो, इस रूप में बन रहे हैं। तो इन सब की जानकारी हमें मिलती है। ठीक, तो और इसके अलावा और भी पॉइंट हैं, ज़रा देखें इनको। ये सारी जानकारी हमें मिलती है किसी भी रासायनिक समीकरण से। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यहाँ तीसरा पॉइंट, आप ज़रा ध्यान दें, तीसरा पॉइंट। तो यह अब क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं, देखिए एक तो अब क्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद बन रहा है, प्रतिफल जिसे कहते हैं, उनके परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। ठीक, कितनी संख्या में हैं परमाणु, तभी तो हम संतुलित करते हैं। इसके अलावा देखें नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। जैसे जो उत्पाद बनता है उनके परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। इसके अलावा अभिकारकों का, जो यहाँ भी आपने देखा, यहाँ पर तो अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की जानकारी देता है, और यहाँ प्रतिफलों, प्रतिफल मतलब उत्पाद जिसे आप प्रोडक्ट कहते हैं, तो अभिकारकों और उत्पादों दोनों के परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक जानकारी, आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी हमें मिलती है किसी भी रासायनिक समीकरण से। इसके अलावा देखें नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है, यानी कितने मोल हैं, मोलों की संख्या कितनी है, इसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। इसके अलावा ज़रा देखें नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है, यानी द्रव्यमान उसमें कितना है, मास का रेशियो अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो अनुपात 1:1 आता है, क्योंकि दोनों साइड बराबर होता है। तो इस तरीके से, जैसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर बताते हैं। देखिए, जैसे ये छठा पॉइंट आप समझिए, जैसे अगर दिया गया है कहीं H2 और प्लस Cl2, ठीक है, H2Cl2, अब इससे क्या बना 2HCl। अब इसमें आप अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, देखिए यह अभिकारक को कह रहा है ना, तो अभिकारक यही हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। एक हाइड्रोजन का आपको पता है 1.008 होता है, तो हम लगभग 1 लेते हैं। अब इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 2 है, तो गुणे 2 कर दीजिए। ठीक है, और अब प्लस है, क्लोरीन का 35.5 होता है, एक क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 35.5 और गुणे 2 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 71 मिल जाएगा। यहाँ से 71 मिला और यहाँ से 2, 71 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 73, है ना, 73 आ गया। अब यहाँ पर तो 73 आ गया। ऐसे ही इधर भी आपको 73 मिल जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का तो 1 होता है और एक क्लोरीन का 35.5
35.5, 35.5। अब इसको इसमें 2 का गुणा करना है, इनको जोड़िए और इसमें यहाँ 2 लिखा है ना, 2 का गुणा कर दीजिए। तो 36.5 में 2 से गुणा करिए। 36.5 में अगर आप 2 से गुणा कर देते हैं, 36.5 में गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यही 73 ही तो आएगा। और 73/73 जब कर देंगे, 73 में 73 अगर आप करते हैं तो कितना होगा? ये 1:1 ही आ गया ना, 1:1। और यही बात ये कह रहा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। अनुपात भी बता दिया, ठीक। और इसके अलावा देखिए, यहाँ देखने को आपको मिल रहा होगा कि यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के सापेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। जैसे कोई गैसीय अगर अभिकारक है और उत्पाद के आपेक्षिक आयतन की भी जानकारी, मान लीजिए कि यहाँ एक अपक्रिया ली गई नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन से यहाँ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया ये सभी गैसें ही हैं। अब यहाँ पर आप ज़रा देखिए कितने परमाणु हैं नाइट्रोजन के 2 परमाणु, और यहाँ हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 परमाणु हैं, और यहाँ पर अमोनिया गैस के कितने अणु हैं? तो आप कहेंगे 2 अणु हैं। अब कितना मोल है तो ये आप अणु चेक कर लीजिए कि अणु कितने हैं, वही मोल बताएगा। तो 1 ही मोल है, तो 1 मोल है। और यहाँ 3 लिखा गया, यहाँ जहाँ कुछ न लिखा रहे वहाँ 1 समझिए। जैसे N2 लिख दिया गया तो ये जान लीजिए 1 N2 है, ठीक। और 3H2 है तो 3 मोल है, और 2NH3 है तो 2 मोल है, ठीक। इस तरीके से 28 ग्राम। अब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 परमाणु द्रव्यमान होता है, 2 है तो 14 दूनी 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 1 है तो 6 का 6 होगा, आप देख रहे हैं यहाँ 6 हो जाएगा। और एक अमोनिया 17 होता है तो 2 का 17 दूनी 34 हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक। और एक अणु है तो 1 आयतन है, ठीक। 3 अणु है तो 3 आयतन है। 2 अणु है अमोनिया का तो 2 आयतन। अब इस तरीके से गैसों के लिए एसटीपी पर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसे आप मानक ताप दाब पर इसका आयतन कितना होगा? एक आयतन दिया है तो 22.4 लीटर। अब अगर 3 दिया है तो 3 गुणा कर दीजिए 22.4 में। अगर 2 यहाँ दिया है तो 2 का गुणा कर दीजिए 22.4 में, ठीक। तो इस तरीके से आयतन निकल आएगा यहाँ पर, तो ये आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा टॉपिक जो था ये रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या मिलती हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ हमें मिलता है, बेनिफिट क्या है, ठीक। बेनिफिट को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलता है इसके उपयोग से। तो 1 बाय 1 करके इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ हम लोगों का टॉपिक अब ये चेंज हो गया है, ये टॉपिक हम लोगों का क्या हो गया, अभी हमारा टॉपिक हो गया है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए कई लाभ मिलते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक, देखिए यहाँ पहला पॉइंट देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में उसको लिखना मतलब निरूपित करना आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। सही है, जैसे वैसे आप लिखेंगे तो कैल्शियम लिखेंगे, है ना, वैसे लिखेंगे तो कैल्शियम लिखेंगे, और किसी रासायनिक समीकरण में बस Ca लिख दिए, अब संकेत के द्वारा हो गया। कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे आप लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और समीकरण में क्या है कि बस आप प्लस करके HCl लिख दिए, देखिए समय भी बचा और लिख भी दिए। और इसके अलावा फिर प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, जबकि यहाँ पर CaCl2 आप लिख देंगे तो हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल है, फिर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी इस तरीके से। तो क्या क्या हुआ, क्या लाभ हुआ? यहाँ लाभ ये हुआ कि समय की बचत होती है और लिखने के लिए कागज़ पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दूसरा लाभ क्या है रासायनिक समीकरण के उपयोग से? दूसरा ये लाभ है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से जो उत्पाद होता है, प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। मतलब हमें कितना लेना है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल यहाँ हम लोगों ने देखा था, अगर हमें 34 ग्राम अमोनिया गैस बनाना है तो हमें कितना कितना लेना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो हम 6 ग्राम हाइड्रोजन ले लेंगे और 28 ग्राम नाइट्रोजन। यही कह रहा है कि कोई अगर उत्पाद बनाना है और उत्पाद की कुछ क्वांटिटी अगर हमें बनाने के लिए हम पहले से ही जान लेंगे कि अभिकारक की कितनी मात्रा लेनी है। ठीक, ये एक लाभ हो गया। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप देखें, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, रासायनिक संकेत का उपयोग एक ही है। ठीक है, और वो निर्धारित है IUPAC द्वारा। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में जा कर के वो समीकरण अगर देख लेंगे तो उससे उनको जानकारी हो जाएगी कि क्या इसमें उत्पाद बनने वाला है, अर्थात प्रतिफल क्या बनने वाला है। ठीक, तो इन सब की जानकारी हमें मिल जाती है। इसके अलावा देखें हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरण की क्या कमियां हैं। कुछ कमियां भी हैं रासायनिक समीकरण की, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण, यहाँ आप ज़रा चेक करिए, ये हम लोगों का टॉपिक है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब रासायनिक समीकरण की सीमाएं जो हैं इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप अगर ध्यान से देखें तो रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। कोई रासायनिक समीकरण लिखा है तो आप ये नहीं बता सकते कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है। ठीक, या तो पहले से जानकारी रहे आपको, तभी आप कह सकते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। दूसरा पॉइंट ये कि आप अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं कर सकते। कोई अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, कोई ऊष्माक्षेपी है, ये हम पहले से जैसे लिखा गया समीकरण अगर है तो नहीं जान सकते बिना एक्सपेरिमेंट किए। अर्थात समीकरण की यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक है या फिर ऊष्माशोषी अर्थात एंडोथर्मिक है, तो इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ज़रा से देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ तीसरा पॉइंट देखें क्या कमियां हैं। कमियों को हम लोग पढ़ रहे हैं, किसकी कमियों को पढ़ रहे हैं? तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं या कमियां। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो कमियां हम लोग पढ़ रहे हैं, सीमाएं जिसे आप कहते हैं। अब देखिए ज़रा तीसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं क्या कमी और है। देखिए इसके अलावा तीसरे पॉइंट में ज़रा देखें, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किस दिशा में किन दशाओं में अर्थात दाब, ताप, सांद्रण यानी सांद्रता कंसंट्रेशन और उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि में संभव है। कोई अगर रासायनिक समीकरण लिखा गया है तो हम ये नहीं जान पाते हैं, समीकरण से नहीं जान पाते हैं कि इसमें कौन सा उत्प्रेरक, क्या इसमें उत्प्रेरक कौन सा लगाएं या हम यहाँ ताप दें कि दाब लगाएं। ये लिखने से समीकरण के नहीं मिलता हमें जानकारी। ये एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि नहीं यहाँ ताप लगाना है
एक्सपेरिमेंट करते वक्त वहाँ पर आवश्यकता के अकॉर्डिंग तब आपको समझ आएगा। समीकरण से हमें जानकारी नहीं मिलती है कि यहाँ दाब देना है, ताप देना है, सांद्रता बढ़ाना है कि उत्प्रेरक यूज करना है, ठीक, इन सब की बातों की जानकारी नहीं हो पाती। इसके अलावा रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया कितना तेज हो रही है, यानी किस वेग से हो रही है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं प्रदान करता। और देखिए 5वां पॉइंट, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक्सप्लोशन के साथ होती हैं, मतलब विस्फोट होता है, विस्फोटकता के साथ होती है। जैसे अभी सोडियम को आप जल में डाल दें तो विस्फोटकता आवाज़ आती है ना। उसके बाद वो उस आग में जब हम पानी में सोडियम को डालते हैं तो विस्फोट के साथ वो जलने लगता है। तो समीकरण अगर ऐसे लिखा रहेगा सोडियम और जल, तो ये इस तरीके से तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि नहीं ये विस्फोट इसमें होगा, ठीक है, ऐसे तो हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ध्यान दें, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें पहले से जानकारी नहीं होती है कि इसमें क्या करना है, क्या ये विस्फोट इसमें होगा या नहीं होगा, इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो समीकरण देखकर हम नहीं बता सकते कि ये विस्फोट होगा कि नहीं होगा, ये बात आपको समझना है। और रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि इसमें विस्फोट होगा। और इसके अलावा देखिए लास्ट पॉइंट है, क्या कमी है रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई, मतलब एकदम एक्यूरेटली कितना खर्च हुआ तथा प्रोडक्ट की कितनी मात्रा का निर्माण हुआ, एकदम से एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाती, ठीक। तो ये कमियां थी जिसको हम लोगों ने अभी देखा। तो अब हम लोगों का ये नेक्स्ट टॉपिक है, देखें रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को हम और अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं, देखिए ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को हम और अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए ज़रा सा देख लेते हैं इसको, ये क्या है, ठीक है। देखें अब यहाँ आप रासायनिक समीकरण की सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो कमियां हैं उन कुछ ऐड करके हमें जिससे जानकारी मिल जाए उसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला पॉइंट देखें, हम अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, अभिकारक और जो प्रतिफल बन रहा, उत्पाद बन रहा है, उसकी अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था, उसको हम लोग लिख देते हैं। कैसे, देखिए अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों सूत्रों को ठीक आगे कोष्टक में ठोस के लिए छोटे अक्षर यस से लिख देते हैं। जैसे कैल्शियम है तो इसी के आगे यहीं पर छोटे कोष्टक में छोटे अक्षर एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और द्रव के लिए अब जैसे यहाँ अगर H2O लिख दें, H2O, तो यहाँ हम द्रव लिक्विड का वही L छोटा अक्षर ऐसे लिख देते हैं, ठीक। एवं गैस के लिए अब जैसे इसमें देखें CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, यहाँ तो गैस कोई बनी नहीं। अब गैस अगर मान लीजिए कोई है, कहीं गैस जैसे H2 + Cl2, तब यहाँ हम गैस के लिए G लिखते हैं, ठीक है, G से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये भी है, तो यहाँ भी G से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि गैस के लिए G स्मॉल लेटर में छोटे अक्षर से लिख दिया जाता है। और इस प्रकार पदार्थ के जलीय विलयन के लिए एक्वस, अगर जलीय विलयन है, जैसे अगर जल है
जल में हमने क्या किया कि चीनी घोल दिया। चीनी के सूत्र पता ही है, C12H22O11, है ना। ये तब हम अगर ये जलीय विलयन है, अगर ठोस है तो ऐसे लिखेंगे, जलीय विलयन अगर है तो हम एक AQ लिख देंगे, AQ एक्वस। इसका मतलब ये जलीय विलयन, जल में ये मिला हुआ है, ठीक। तो अंकित किया जाता है, मतलब इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखें, आप समझ जाएंगे। यह एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम अपघटित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है, इन सब का अगर सूत्र पूछे, चाक का, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट ही है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है तो यहाँ S से रिप्रेजेंट कर दिया गया। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अब जैसे अगर हम लोगों को यहाँ समझें, अगर इसके अलावा जैसे अभी हम लोगों को क्या करना हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ बना, तो ये भी सॉलिड होता है तो इसको S से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो G से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, गैस है। अब इसी तरीके से जिंक सॉलिड होता है तो देखिए अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी अवस्था यहाँ पर लिखी गई है। जिंक ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड का S अक्षर छोटे कोष्ठक में बना के लिख दिया जाता है। H2SO4, इस H2SO4 में जल मिला है तो एक्वस आप लिख देते हैं। जिंक सल्फेट एक्वस है तो यानी जल मिला हुआ है तो एक्वस मीडियम में जिंक सल्फेट बना। और हाइड्रोजन गैस, यहाँ गैसों के बगल में यहाँ एरो भी ऊपर करते हैं, लेकिन उसको अभी अलग से हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। अभी अवस्था के बारे में ही केवल यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक। अब देखिए आगे दूसरा पॉइंट समझिए, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी हमें कैसे मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे अभिक्रिया दे देगा और कहेगा कि ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी, ऐसे लिख कर, ठीक। वैसे तो बताना मुश्किल है, लेकिन लिखा हुआ है अगर ऊष्मा इस तरीके से तो आपको समझना होगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित, उत्सर्जित मतलब जब ऊष्मा निकले, अवशोषित मतलब जब ऊष्मा ली जाए, तो ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाहिनी ओर ध्यान दें। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल को देखिए, ऊष्मा यहाँ निकल रही है इसलिए दाहिनी ओर लिखा गया है, ध्यान देना है। प्लस ऊष्मा तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिख दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देखें, इसका मतलब ये है कि जब इनकी रिएक्शन हो रही थी तो उसमें ऊष्मा भी जुड़ रही थी, इसलिए ऊष्मा का अवशोषण अर्थात ऊष्मा शोषी, ठीक। और जब इनकी अभिक्रिया हो रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन तो रहा था, लेकिन साथ साथ ऊष्मा भी उसमें बनकर निकल रही थी, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये कहा जाएगा, सिंपल। और देखिए इसके अलावा गैस के उत्सर्जन की जानकारी, गैस अगर निकल रहा है तो अभी वही एरो से हमने बताया था। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद बगल में ही चिन्ह, ये एरो का ऊपर की तरफ इसका हेड बना देते हैं। ये हेड जो एरो का है ऊपर की तरफ बना करके दिखा दिया जाता है। इससे ये पता चलता है गैस जो है वो अभिक्रिया में निकल रही है, ये गैस है, इसका मतलब। जी अवस्था तो बताया ही, और ये बता रहा है कि ये हल्की गैस है, ऊपर की तरफ निकल रही है, ठीक। इसके अलावा देखिए और रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। चौथा पॉइंट जरा ध्यान दें। चौथा पॉइंट, अवक्षेप बनने की जानकारी। अगर अवक्षेप बन रहा है तब कैसे हम दिखाएंगे। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई उत्पाद अवक्षेप के रूप में पृथक होता है यानी अलग होता है तो उस प्रतिफल मतलब उत्पाद के संकेत और सूत्र के बाद एरो नीचे की तरफ वहाँ लिख दिया जाता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो है ये अवक्षेप के रूप में ठोस होता है, ये नीचे की तरफ वहीं बैठ जाता है।
इसीलिए अवक्षेप के रूप में अगर है तो इसके बगल में एरो नीचे की तरफ उसका हेड बना के लिख दिया जाता है, और यहाँ नाइट्रिक अम्ल भी बन जाएगा HNO3। तो इस तरीके से याद रखे रहें, अवक्षेप अगर बन रहा है तो एरो नीचे की तरफ जो जिसका अवक्षेप बनेगा उसी के दाहिनी ओर एरो का हेड जो है वो नीचे की तरफ बना के लिख दिया जाता है। इसके अलावा ज़रा देखें और हमें कैसे उपयोगी बनाना होता है समीकरण को। देखिए, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी ये भी एरो के ऊपर नीचे लिख दिया जाता है। इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन भी इसी एरो के ऊपर या नीचे कर दिया जाता है। जैसे अभिकारक से उत्पाद बना, कितना ताप लगा, कितना दाब लगा, कितना उसमें उत्प्रेरक कौन सा यूज हुआ, उसको भी आप लिख देते हैं। ठीक, अभी जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें, हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाते हैं। अब आप देखिए ज़रा समझिए इसको। जैसे नाइट्रोजन लेते हैं N2 और प्लस ये बैलेंस के साथ हम लिख दे रहे हैं, और इसमें ज़रा देखें अमोनिया गैस बनती है 2NH3। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है ना, आयरन लगता है, आयरन उत्प्रेरक के रूप में, मॉलिब्डेनम होता है ये वर्धक के रूप में, प्रिमोटर, और 200 वायुमंडलीय दाब ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, और 500 डिग्री सेल्सियस ताप भी यहाँ लगता है। तो ये सब एरो पे लिख दिया जाता है, एरो के ऊपर नीचे। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर बताइए क्या क्या है, तो आप बताएंगे Fe जो है ये उत्प्रेरक है, मॉलिब्डेनम क्या है, वर्धक है, कितना दाब लगा 200 वायुमंडलीय दाब, ताप कितना लगा 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये सब आप जानकारी के लिए लिख देते हैं। ठीक, अधिक उपयोगी बना देते हैं समीकरण को। इसके अलावा ज़रा देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा छठा पॉइंट, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी एरो आप बनाते हैं। मतलब कोई अभिक्रिया अगर दोनों दिशा में होती है तो उसके लिए हम एरो इस तरीके से बनाते हैं, मतलब आगे भी होगा और पीछे भी अभिक्रिया हो सकती है। इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी दर्शाने के लिए हम इसी चिन्ह का यूज करते हैं, इसको याद रखना है। चलिए हम देखते हैं इसको। और देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी दर्शाने के लिए अभिकारक और उत्पाद के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित 2 तीर चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो ये उत्क्रमणीयता को बताता है, अर्थात ये अभिक्रिया दोनों दिशा में हो सकता है। अमोनिया गैस ब्रेक होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट सकता है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया गैस भी बनाते हैं। तो ये दोनों दिशा में अभिक्रिया हो सकती है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग ये विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ जो हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब आज हम लोग कई टॉपिक जो है वो कवर किए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही पढ़ने वाले जो आपके क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, आप उनको शेयर भी करिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।